हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। क्या हो अगर कहीं से आप कोई सामान लें और बाद में आपको पता चले कि वो नकली है, तो जाहिर सी बात है आप इसकी कंप्लेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको यही बात कई सालों बाद पता चले तब आप क्या करेंगे? आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के बारे में है जिसने कई मिलियन डॉलर की पेंटिंग आर्ट गैलरीज और लोगों को बेच दी, मगर कोई ये नहीं जान पाया कि ये सभी पेंटिंग्स नकली हैं। ये सभी पेंटिंग्स बहुत बेहतरीन बनाई गई और इन्हें बेचने के लिए जो जीनियस कहानी बनाई गई वो अपने आप में काबिल तारीफ है। कहानी शुरू होती है सन 1995 में, जब जर्मनी के एक आर्ट कलेक्टर की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जो उसने 10 साल पहले खरीदी थी। इस पेंटिंग का नाम था एरिगॉन एंड मारा, जिसके असली पेंटर का नाम था जोहानस मोल्जान, और ये जर्मनी का एक बहुत मशहूर पेंटर था। इस पेंटिंग को गौर से देखने पर इस आर्ट कलेक्टर को कुछ शक होने लगता है कि ये असली है भी या नहीं, और अपने शक को दूर करने के लिए वो इस पेंटिंग को साइंटिफिक एनालिसिस के लिए भेज देता है। बहरहाल कुछ दिनों बाद एनालिसिस रिपोर्ट आ जाती है और जिसका डर था वही हुआ। इस आर्ट कलेक्टर का शक बिल्कुल सही साबित हुआ और ये पेंटिंग फेक निकलती है, और अब उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात का था कि उसे धोखा दिया गया है। बहरहाल अब वो मोल्जान की और दूसरी पेंटिंग्स को ट्रैक करना शुरू करता है जो उसी दौरान बेची गई थी जब उसने ये पेंटिंग खरीदी थी। इन पेंटिंग्स में से एक खुद मोल्जान की विधवा बीवी ने खरीदी थी और बाकी 2 पेंटिंग्स बर्लिन के एक आर्ट गैलरी ओनर ने खरीद ली थी। कंफर्म करने पर पता चला कि ये तीनों पेंटिंग्स भी नकली हैं, और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि असली पेंटिंग सन 1920 में बनाई गई थी, मगर इन नकली पेंटिंग्स में जो कलर पिगमेंट इस्तेमाल किया गया था वो सन 1997 के बाद आया था। इन सारी नकली पेंटिंग्स और सबूतों को लेकर आर्ट कलेक्टर पुलिस के पास पहुंचता है और इस फ्रॉड के बारे में बताता है, जिसके बाद इस पूरे स्कैम की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। छानबीन में पुलिस ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर इन पेंटिंग्स को बेच कौन रहा है, और बहुत जल्द उन्हें यह पता चला कि ये सभी नकली पेंटिंग्स बर्लिन का एक आर्ट डीलर बेच रहा है। पुलिस अब अपनी पूछताछ शुरू करते हुए इस आर्ट डीलर से सवाल जवाब करने लगती है कि ये पेंटिंग्स कहाँ से आई और वो इन नकली पेंटिंग्स के बारे में क्या जानता है। आर्ट डीलर घबराते हुए पुलिस को बताता है कि ये पेंटिंग्स उसने किसी और से खरीदी थी, मगर चूंकि ये पेंटिंग्स 10 साल पहले खरीदी गई थी, इसीलिए सारी कोशिशों के बावजूद भी वो शख्स तक नहीं पहुंच पाए। पुलिस अब तक ये मानकर चल रही थी कि ये फ्रॉड का छोटा मोटा केस है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये तो महज एक शुरुआत थी और आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े आर्ट स्कैम का खुलासा उनके सामने होने वाला है। आखिरकार बर्लिन पुलिस के हाथ जब कुछ नहीं लगा तब वो इस केस को बंद कर देते हैं, मगर इसी दौरान 500 किलोमीटर दूर जर्मनी के वियर्सन शहर में एक शख्स अपने स्टूडियो में बैठा था और एक नई पेंटिंग बनाने की तैयारी कर रहा था। इस शख्स का नाम था वोल्फगैंग बेल्टराकी, और वो एक पेंटिंग को फिनिशिंग टच दे रहा था जिसका नाम उसने मैटसन मिथ स्वैन रखा था। जिस कैनवस पर वो ये पेंटिंग कर रहा था वो एक बहुत पुराना कैनवस था, मगर जो पेंटिंग वो इस कैनवस पर कर रहा था वो पूरी तरह नकली थी। बहरहाल इस पेंटिंग को तैयार करने के बाद जब इस पर अपनी साइन करने का वक्त आया तब बेल्टराकी अपनी साइन के बजाय इस पर हाइनरिच कैम्पेनडॉक के साइन कर देता है। हाइनरिच भी मोल्जान के ज़माने का एक बहुत मशहूर पेंटर था, और बेल्टराकी ने इस पेंटर के नाम से एक और नकली पेंटिंग तैयार कर दी थी। पेंटिंग तैयार करने के बाद वो अपनी वाइफ हेलेना को रूम में बुलाता है और यहीं से शुरुआत होती है इस पूरे मिलियन डॉलर फ्रॉड की। अपनी तैयारी पूरी करके हेलेना इस पेंटिंग को लेती है और एक आर्ट डीलर से मिलने चली जाती है जो एक मशहूर ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज के लिए काम करता था। आर्ट वर्ल्ड की दुनिया में क्रिस्टीज और सोथेबीज ये 2 ऐसे ऑक्शन हाउस थे जहां दुनिया की सबसे एक्सक्लूसिव और महंगी पेंटिंग्स का ऑक्शन होता था। यहाँ हर पेंटिंग लाखों डॉलर से लेकर कई मिलियन डॉलर तक बिकती थी, जिसे खरीदने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। बहरहाल हेलेना जब ये पेंटिंग आर्ट डीलर को दिखाती है तब वो इस पेंटिंग से बहुत इंप्रेस हो जाता है और वो उससे कहता है कि देखने में तो ये असली लग रही है, मगर ये कीमती पेंटिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जिसने बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज को बेवकूफ़ बनाया, और ये पता चला कि बेल्टराकी एक जीनियस आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक जीनियस स्कैमर भी था। अब हेलेना आर्ट डीलर को एक कहानी सुनाना शुरू करती है जिसमें वो बताती है कि ये पेंटिंग एल्फ्रेड फ्लेशटाइम नाम के एक शख्स की है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक आर्ट डीलर हुआ करता था। इस कहानी में एल्फ्रेड वो नाम है जो सच में एग्जिस्ट करता था, मगर हेलेना का एल्फ्रेड से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। सन 1933 में जब नाजीज की पावर जर्मनी में बढ़ने लगी तब वो पेंटिंग्स और किसी भी तरह की आर्ट को जब्त करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे। उनका सबसे ज़्यादा फोकस मॉडर्न आर्ट पर था जिसे नाजीज बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा ज्यूइश आर्टिस्ट और आर्ट कलेक्शंस को टारगेट कर रहे थे। उस वक्त एल्फ्रेड फ्लेशटाइम एक जाना माना आर्ट डीलर था और वो भी एक ज्यूइश था, जिसकी वजह से नाजीज ने उसकी कई आर्ट गैलरीज को सीज कर दिया और उसकी पेंटिंग्स को वहाँ से निकाल लिया।
ये सब देख एल्फ्रेड को आखिरकार जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा और ये कोई नहीं जानता था कि उसकी कितनी पेंटिंग्स गुम हो गई या डिस्ट्रॉय कर दी गई। हेलेना ने एल्फ्रेड के बारे में यहाँ तक जो भी कहानी सुनाई वो बिल्कुल सच थी, मगर इसके बाद शुरुआत होती है एक ऐसे झूठ की जिसे कोई पकड़ नहीं पाया। हेलेना के मुताबिक जब एल्फ्रेड की आर्ट गैलरी सीज की जा रही थी तब एल्फ्रेड ने कुछ पेंटिंग्स हेलेना के दादा वर्नर हेगर के पास रखवा दी थी और उन्होंने इन पेंटिंग्स को नाजीज की नज़रों से छिपा दिया था। हेलेना ने आर्ट डीलर से कहा कि मरने से पहले उसके दादाजी ने ये पेंटिंग्स उसे और उसकी बहन जेनेट को दे दी थी और इस तरह ये पेंटिंग्स उसके पास पहुंची। ये कहानी सुनकर आर्ट डीलर बहुत रोमांचित हो जाता है और वो हेलेना से गर्ल विद स्वैन पेंटिंग खरीद लेता है, जिसके लिए उसने हेलेना को $1,00,000 दिए। पेंटिंग को ऑक्शन में लगाने से पहले इसे एंड्रिया फेर्मिनिश नाम की एक्सपर्ट से वेरीफाई कराया गया और उनके मुताबिक ये पेंटिंग बिल्कुल असली थी, जिससे आर्ट डीलर का भरोसा हेलेना की बाकी पेंटिंग्स पर भी बढ़ गया। ये सभी पेंटिंग्स अब हेगर कलेक्शन के नाम से जानी जाने लगी और हेलेना और बेल्टराकी इन पेंटिंग्स को बेचकर बेशुमार दौलत कमाने वाले थे। हेलेना ने झूठी कहानी बहुत सफाई से आर्ट डीलर को बेच दी थी और हर किसी ने इस बात पर यकीन कर लिया कि इन पेंटिंग्स को नाजीज से छुपाया गया था ताकि इन्हें बचाया जा सके। इस बेहतरीन कहानी के साथ साथ वॉल्फगैंग बेल्टराकी ने अपने स्कैम को अंजाम देने के लिए बेहतरीन तरीके भी निकाले थे। आर्ट वर्ल्ड की दुनिया में ऐसी बहुत सी फेमस पेंटिंग्स थी जो गुम हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बस इन पेंटिंग्स का नाम जानते थे मगर उन्होंने इन पेंटिंग्स को कभी देखा नहीं था। बेल्टराकी ने भी इसी बात का फ़ायदा उठाया और फेमस पेंटिंग्स की नकली पेंटिंग्स बनाने के बजाय उसने अपनी खुद की पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। ये वो पेंटिंग्स थी जो कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी और चूंकि लोगों ने गुम हुई फेमस पेंटिंग्स कभी देखी नहीं थी, इसीलिए वो बेल्टराकी और हेलेना की बातों पर आसानी से यकीन कर लेते। बेल्टराकी की एक और ख़ासियत थी और वो ये थी कि वो किसी ऐसे आर्टिस्ट की नकली पेंटिंग्स नहीं बनाता जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती हो, जैसे पिकासो और वैन गॉग, और जिनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो। बेल्टराकी पहले नकली पेंटिंग्स को लोकल मार्केट और छोटे मोटे आर्ट डीलर्स को बेचता था और इस काम में उसका दोस्त ऑटो शूल्ट उसकी मदद किया करता था, मगर अब वो नकली पेंटिंग्स को हेगर कलेक्शन के नाम से बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज में बेच रहा था। बेल्टराकी का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब वो और ज़्यादा पेंटिंग्स बनाने का फैसला करता है, मगर इसी दौरान उसे पता चला कि 10 साल पहले बेची गई नकली मौजान पेंटिंग के सिलसिले में पुलिस छानबीन कर रही है। ये पता चलते ही बेल्टराकी और हेलेना ने अपना सामान एक वैन में पैक किया और जर्मनी से साउदर्न फ्रांस के लिए निकल गए। वो दोनों ये बात जानते थे कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अचानक उनके गायब होने से लोगों को उन पर शक होगा, इसीलिए उन्होंने लोगों को ये बताया कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है और वो एक चेंज के लिए उसे फ्रांस लेकर जा रहे हैं। बहरहाल फ्रांस में सेटल होने के बाद बेल्टराकी ने फिर से अपने स्कैम की शुरुआत कर दी और हर बार नई पेंटिंग तैयार करने के बाद उसकी बीवी हेलेना या उसका दोस्त ऑटो हर पेंटिंग को अलग अलग आर्ट गैलरी ले जाते। इन आर्ट गैलरीज में उनसे पेंटिंग से जुड़े सवाल किए जाते, जैसे पेंटिंग के असली होने का क्या सबूत है और ये पेंटिंग उनके पास कैसे आई। हर बार की तरह हेलेना और ऑटो आर्ट गैलरी ओनर को यही कहानी सुनाते और साथ ही साथ ये भी बताते कि जर्मनी की आर्ट एक्सपर्ट एंड्रिया फेर्मिनिश ने भी उनकी पेंटिंग्स को वेरीफाई किया है और उनसे कुछ पेंटिंग्स भी खरीदी हैं। इससे उनका काम और भी ज़्यादा आसान हो गया और अब बेल्टराकी और हेलेना इन नकली पेंटिंग्स को बेचकर बेशुमार दौलत कमा रहे थे। उनकी पेंटिंग्स का प्राइस भी अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जिसमें से एक पेंटिंग को एक्टर स्टीव मार्टिन ने $8,60,000 में ख़रीदा। उनकी दूसरी पेंटिंग एक फ्रेंच मैगजीन पब्लिशर को $7 मिलियन में बेची गई, जो नकली पेंटिंग के इतिहास की सबसे महंगी पेंटिंग साबित हुई। उन्होंने अपना एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जहां बेल्टराकी नकली पेंटिंग्स बनाता और हेलेना और ऑटो इन पेंटिंग्स की मार्केटिंग करके इन्हें अलग अलग आर्ट गैलरीज को बेच देते, जो उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था। हालांकि अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर अब उनके सामने कुछ परेशानियां आना शुरू हो गईं। कुछ आर्ट कलेक्टर्स को इन पेंटिंग्स पर शक होने लगा और वो हेलेना से ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे, जो ये साबित कर सके कि ये पेंटिंग्स कौन से साल की हैं और असली हैं भी या नहीं। आर्ट कलेक्टर्स का कहना था कि वो किसी तरह ये साबित कर दें कि एल्फ्रेड फ्लेशटाइम और हेलेना के दादा वर्नर हाइगर के कनेक्शंस थे, और इसके लिए बेल्टराकी एक जीनियस तरीका निकालता है। बेल्टराकी अब अपनी बिकी हुई पेंटिंग्स की कॉपीज़ बनाता है और उन्हें अपने किचन की दीवार पर फ्रेम करा लेता है। इसके बाद हेलेना अपनी दादी जोसेफिन हेगर के कपड़े पहन लेती और इन पेंटिंग फ्रेम्स के पास बैठकर फ़ोटोज़ क्लिक कराती, जहां एक पुरानी टेबल किचन के पास पहले से ही रखी होती। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल, जिसके बाद बेल्टराकी हेलेना की फ़ोटोज़ एक टाइम ऑथेंटिक कैमरा से खींचना शुरू करता है और इस कैमरा की डेट को कई साल पहले की डेट पर सेट कर देता है। अपनी फ़ोटो को और ऑथेंटिक और जेन्युइन बनाने के लिए वो उसे थोड़ा ब्लर कर देता, जिससे किसी को भी ये न लगे कि फ़ोटो में जो औरत है वो हेलेना ही है।
अब बेल्ट्राकी इन फोटोज़ को वर्ल्ड वॉर से पहले के पुराने पेपर्स पर डेवलप करता और उसका रिजल्ट ये था। बेल्ट्राकी ने इन पेंटिंग्स को जेन्युइन दिखाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसमें पहले उसने इन पेंटिंग्स को दीवार पर लगाया और फिर इस फोटो में हेलेना को ज़माने की औरत यानी उसकी दादी के कपड़े पहनाए और फिर फ़ोटो खींचकर उसे पुराने ज़माने के पेपर पर डेवलप कर दिया। अब ये फ़ोटो देखने में सन 1930 की लगने लगी, जिससे देखने वालों को यकीन हो गया कि इतने पुराने फ़ोटो में अगर पेंटिंग दीवार पर टंगी है तो वो असली ही होगी, जबकि ये फ़ोटो सन 1995 में खींची गई थी। फोटो में लेफ्ट साइड पर जो पेंटिंग है वो फर्नांड लेजर नाम के आर्टिस्ट की नकली पेंटिंग है और राइट साइड पर मैक्स ऑन्स नाम के आर्टिस्ट की नकली पेंटिंग टंगी थी। इस फोटो की वजह से आर्ट कलेक्टर्स और आर्ट गैलरीज का सारा शक दूर हो गया और अब बेल्ट्राकी और ज़्यादा नकली पेंटिंग्स बनाने लगा, जिसे हेलेना और ऑटो आर्ट गैलरीज को बेच देते। अगले 11 सालों तक बेल्ट्राकी और उसकी टीम ने बेशुमार दौलत कमाई और तब आया सन 2006, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस बार बेल्ट्राकी एक पेंटिंग को फिनिशिंग टच दे रहा था, जिसका नाम उसने रेड पिक्चर विद हॉर्सेस रखा। हालांकि इस पेंटिंग का नाम तो असली था, मगर ज़्यादातर लोग जानते थे कि ये पेंटिंग गुम गई थी और किसी को नहीं मिली। बहरहाल एक अंदाजे से पेंटिंग तैयार करने के बाद बेल्ट्राकी इसे हेलेना को दे देता है, मगर इस बार ऑटो इस पेंटिंग को लेकर एक बड़ी आर्ट गैलरी पहुंचता है। ये पेंटिंग इस आर्ट गैलरी में एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसे ट्रस्टेको नाम की एक कंपनी ने $3 मिलियन की बिड में खरीद लिया। अब तक तो सब कुछ ठीक था, मगर तभी ये कंपनी इस पेंटिंग का ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट मांगती है, जो जाहिर सी बात है किसी के पास नहीं था। बहरहाल कंपनी को जब आर्ट गैलरी से ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब वो इस पेंटिंग को अपने तौर पर वेरीफाई करने का फैसला करते हैं और इसके लिए वो एंड्रिया फेरमिनिच से कांटेक्ट करते हैं, जिसे पहले भी बेल्ट्राकी ने अपनी पेंटिंग से बेवकूफ़ बनाया था। चूँकि इस बार पेंटिंग बहुत महंगी थी, इसलिए एंड्रिया इस बात का खास ध्यान रख रही थी कि उससे कोई चूक ना हो और वो पेंटिंग की सही से जाँच कर सके। अपनी जांच की शुरुआत करते हुए वो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी लेबल को बारीकी से देखने लगती है, जो पेंटिंग के पीछे लगा हुआ था और इस लेबल पर एल्फ्रेड फ्लेशटाइम लिखा हुआ था। इससे ये पता चल रहा था कि ये पेंटिंग एल्फ्रेड के कलेक्शन की है, जो उसने आर्टिस्ट हाइनरिच कॉम्पेनडॉक से खरीदी थी और इस आर्टिस्ट का साइन भी लेबल के नीचे था, जो एल्फ्रेड की पिक्चर के साथ था। ये फोटो इसीलिए बनाई गई थी ताकि पेंटिंग को और ऑथेंटिक दिखाई जा सके, मगर एंड्रिया इसे और वेरीफाई करने के लिए राल्फ नाम के एक शख्स से कांटेक्ट करती है, जो एल्फ्रेड की पेंटिंग कलेक्शन का एक्सपर्ट था। बहरहाल एंड्रिया राल्फ को पेंटिंग का लेबल दिखाती है और लेबल देखते ही राल्फ हैरत में पड़ गया, क्योंकि ये हूबहू असली लेबल जैसा था। चूँकि राल्फ ने असली लेबल्स देखे हुए थे, इसीलिए वो इस लेबल को देखते ही पहचान गया और ये लेबल नकली था। बहरहाल वो एंड्रिया को ये कंफर्म कर देता है कि ये लेबल और पेंटिंग दोनों नकली हैं, जिसके बाद एंड्रिया इस पेंटिंग को एक्सपोज करने से पहले इसे साइंटिफिक एनालिसिस के लिए भेज देती है। इस साइंटिफिक एनालिसिस का भी वही रिजल्ट आया जो राल्फ ने बताया था और ये पेंटिंग नकली साबित हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि जब जर्मन पुलिस ने 1995 में फेक मॉल्जान पेंटिंग की छानबीन की थी, तब उसमें जो कलर पिगमेंट था वो 1997 के बाद इन्वेंट हुआ था। वैसे ही इस पेंटिंग में 2006 की एनालिसिस रिपोर्ट में जो वाइट टाइटेनियम कलर यूज़ हुआ था वो उस दौर में था ही नहीं। बहरहाल एंड्रिया अपनी रिपोर्ट बनाकर ट्रस्टेको कंपनी को दे देती है, जिसने ये पेंटिंग खरीदी थी, और उन्हें जैसे ही पता चला कि ये पेंटिंग नकली है, वो आर्ट गैलरी पर $3 मिलियन वापस लेने के लिए केस कर देते हैं। इसी दौरान राल्फ अलग अलग आर्ट गैलरीज के चक्कर लगाने लगा ताकि वो सेम लेबल लगी पेंटिंग्स को ढूंढ सके, और महज 2 हफ्तों के अंदर हाइगर कलेक्शन की 15 नकली पेंटिंग्स उसके हाथ लग गईं, जिस पर नकली एल्फ्रेड लेबल लगे थे। अब इस कहानी पर से पर्दा उठने लगा और जो सच सामने आया वो ये था कि जब एल्फ्रेड की आर्ट गैलरी सीज हुई थी, तब हेलेना के दादा वर्नर हाइगर महज एक 14 साल का टीनेज लड़का था जो नाजी आर्मी में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। इसका साफ मतलब था कि वो ज्यूस से नफरत करता था और वो और एल्फ्रेड कभी दोस्त थे ही नहीं। राल्फ को जब ये अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैंडल है, तब वो सभी नकली पेंटिंग्स लेकर जर्मन पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस एक गुमनाम शख्स के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज कर लेती है। पुलिस को अपनी तहकीकात में पता चला कि इस आर्ट गैलरी ने पेंटिंग्स ऑटो नाम के एक शख्स से खरीदी थी, और साथ ही साथ उन्हें हेलेना के बारे में भी पता चला, जो इस आर्ट गैलरी को पहले भी पेंटिंग्स बेच चुकी थी। अब हेलेना और ऑटो के फ़ोन कॉल्स टैप किए जाने लगे और यहीं से पुलिस को पहली बार बेल्ट्राकी के बारे में पता चला कि वही स्कैम और नकली पेंटिंग्स का मास्टरमाइंड है। जर्मन पुलिस के पास अब काफ़ी सबूत इकट्ठा हो चुके थे और अब वो बेल्ट्राकी और हेलेना के घर पर रेड मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। क्योंकि बेल्ट्राकी इस वक्त फ्रांस में था, इसलिए जर्मन पुलिस को फ्रेंच अथॉरिटीज़ के कोऑपरेशन की ज़रूरत थी, मगर चूंकि फ्रांस में कोर्ट में छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए इस केस में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था।
इसी दौरान जर्मनी पुलिस को यह भी पता चला कि बेल्ट्राकी और हेलेना की जर्मनी में भी प्रॉपर्टी है और ये एक आलीशान विला था जो कई हज़ारों स्क्वायर फीट में फैला था। हेलेना और बेल्ट्राकी इस बात से बेखबर कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है अपने इसी जर्मनी वाले घर पर छुट्टियां बिताने पहुंच जाते हैं, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचे पुलिस उन पर बंदूक तान देती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ऑटो को भी गिरफ्तार कर लेती है, मगर इन गिरफ्तारियों के बाद भी पुलिस के सामने एक परेशानी आकर खड़ी हो गई। क्योंकि पुलिस के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि ये नकली पेंटिंग्स बेल्ट्राकी नहीं बनाई हैं, इसलिए इस केस को कोर्ट में ले जाने से पहले वो बेल्ट्राकी, हेलेना और ऑटो से कहते हैं कि वो या तो खुद अपना जुर्म कबूल लें या वो उन पर दूसरे और भी केस लगा देंगे। बहरहाल तीनों खुद अपना फ्रॉड कबूल लेते हैं और उन्होंने बताया कि उन लोगों ने कुल 14 नकली पेंटिंग्स बनाकर बेची हैं, जबकि ये आंकड़ा इससे भी कई ज़्यादा था और पुलिस का मानना था कि अभी भी बहुत सारी नकली पेंटिंग्स हैं जो उनके हाथ लगना बाकी हैं। जहां बेल्ट्राकी को 6 साल की सज़ा सुनाई गई, वहीं हेलेना और ऑटो को 4-4 साल की सज़ा सुनाई गई और उन्हें ये सज़ा एक ओपन जेल में काटनी थी, जहां वो हफ्ते के 5 दिन में अपना काम कर सकते थे और हर रात उन्हें जेल वापस लौटना पड़ता। जेल में कुछ वक्त सज़ा काटने के बाद वो सभी पैरोल पर बाहर आ गए और बेल्ट्राकी लोगों के लिए एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया। कुछ लोग उसे एक हीरो की तरह देखने लगे जिसने आर्ट वर्ल्ड और उससे जुड़े एक्सपर्ट्स को एक्सपोज किया था, और कई लोगों का ये मानना था कि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है बल्कि उसने पैसे कमाने के लिए पेंटिंग्स बनाकर बेची हैं। आज बेल्ट्राकी आर्ट वर्ल्ड की दुनिया का एक जाना माना नाम है और एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट भी है। वो आज भी पेंटिंग्स बनाता है, मगर अब हर पेंटिंग पर किसी और की साइन करने के बजाय वो अपनी साइन करता है और ये सारी पेंटिंग्स अब उसके नाम से बिकती हैं। बेल्ट्राकी की ज़िंदगी किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक शख्स है जिसके पास एक जीनियस टैलेंट है, एक वफादार बीवी है जिसने हर स्कैम में उसका साथ दिया, और अब वो दोनों एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि अपने गलत कामों के लिए उन्हें सज़ा तो मिली, मगर अपनी सज़ा काटने के बाद आज वो दोनों एक बेहतरीन और आलीशान ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अब वो बिना किसी से डरे और छुपे जो चाहे पेंट करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।